अशिक्षित को शिक्षा मिले, अज्ञानी को मिले ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा मिले, अज्ञानी को मिले ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत अहम है, आप तक जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन इसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। आपने कल से ही इसके बारे में समझना और जानना शुरू तो कर ही दिया होगा, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह बदला गया है और आने वाले कई वर्षों में इसका प्रभाव देखने मिलेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी क्षमताएं हैं। अगर इसे ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो ज़रूर भारत बहुत ही सक्षम देश बन पाएगा और आने वाले कई वर्षों में बहुत ज़बरदस्त छवि जो है भारत की पूरी दुनिया में स्थापित हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बड़ा बदलाव है और कहीं ना कहीं बदलाव बहुत अहम होता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके फ्यूचर को बदलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो दोस्तों, चलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझते हैं बारीकी से और आपके मन में चल रहे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत पोटेंशियल वाली है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बनती हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो फ्लैग बेरर्स होंगे, इस देश को चलाने वाले लोग होंगे, वो काफ़ी सक्षम होंगे और आगे जाके देश बहुत तरक्की करेगा। इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं बारीकी से कि क्या खासियत है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में या शिक्षा नीति में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन आखिर क्या है और क्यों ये 34 साल पुरानी पॉलिसी को बदलते हुए इन नई पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर विजन की बात करें तो एन एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, अशिक्षित को शिक्षा मिले, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो एक महान भारत देश बनाने के लिए शिक्षा को हर किसी तक, हर तबक्के तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हर छोटे से छोटे गांव तक, हर बच्चे तक शिक्षा का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम एक अच्छा देश क्रिएट कर पाएंगे, पढ़ा लिखा लिटरेट देश बना पाएंगे। और इसी के साथ, इसी विजन के साथ ये नई पॉलिसी बनाई गई है। साथ ही साथ हम सिर्फ रट्टाऊ ज्ञान या सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई को नहीं प्रमोट कर रहे। हम चाहते हैं कि वो सिस्टम ही बंद हो जाए जहाँ रट्टा मार के बस पढ़ने वाला या रट्टा मार के अच्छे नंबर लेकर आने वाले को बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ बहुत आगे बताया जा रहा हो। इस चीज़ को हम पूरी तरह से हटा रहे हैं और एक नए विजन के साथ, होलिस्टिक जिसे कह सकते हैं, वैसी पढ़ाई को लॉन्च कर रहे हैं। डेवलप्स अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट towards the fundamental rights, duties of constitution and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibilities in changing world। साथ ही साथ instill skills, आपके स्किल सेट, आपके वैल्यूज, डिस्पोजिशंस दैट सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, देश का विकास, कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्लोबल वेलबींग, देयर बाय रिफ्लेक्टिंग अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। कहीं ना कहीं सिर्फ एक लोकल सिटीजन नहीं, ग्लोबल सिटीजन आपको बनाने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अहम होने वाली है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रास्टिक बदलाव इस पॉलिसी के थ्रू होने वाला है ना, ये हर बच्चे का भविष्य बदल सकता है और कहीं ना कहीं भारत देश को एक बहुत ज़बरदस्त भविष्य दे सकता है। दुनिया में भारत का नाम नंबर 1 पर आ सकता है अगर ये पॉलिसी ठीक से अपनाई जाए और ठीक से हर लेवल पर इम्प्लीमेंट की जाए। दोस्तों, इस पॉलिसी से एक्चुअल में हाउ विल द स्टूडेंट्स लर्न, हाउ विल द चाइल्ड लर्न, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वही इसका सबसे की फैक्टर है। हाउ चिल्ड्रन विल लर्न, कैसी पढ़ाई होगी, पहले कैसी होती थी और अब कैसे होगी, चलिए जान लेते हैं। और ये जानना हर पेरेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल से ही बहुत सारे सवाल आप सभी के दिमाग में हैं कि यार बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं, 10th 12th का क्या होगा। तो वो सिस्टम और अब जो सिस्टम अपनाया जाएगा उसमें क्या खास है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत अहम है और इस पेज को समझ जाएंगे तो आप पूरी पॉलिसी समझ जाएंगे किस तरह का बदलाव
करना चाहती है सरकार और क्या नई रणनीति या क्या नई पॉलिसी के अंदर खास है। आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं वो एक फाउंडेशनल स्टेज था जहां पर बच्चे जो हैं वो 6 साल की उम्र तक प्री स्कूल की पढ़ाई करते थे। कहीं ना कहीं हम उसे प्राइमरी भी कह सकते थे। उसके बाद की जो पढ़ाई है वो 10 साल की उसकी स्कूल लेवल की फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ाई करता था, बोर्ड एग्जाम देता था। उसके बाद 2 साल की उसकी जूनियर कॉलेज जिसे हम कह सकते हैं वैसी पढ़ाई होती थी, हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, वैसी पढ़ाई होती थी 16 से 18 वर्ष की उम्र तक, और 12th स्टैंडर्ड का वो बोर्ड एग्जाम देता था। ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा अभी का एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसे बदला गया है। और कहीं ना कहीं ये 4 हिस्सों में जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर जिसे मान्यता दे दी गई है, और ये एजुकेशनल पॉलिसी के जरिए ये नया स्ट्रक्चर जो है वो अब इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्या है खास इस नए स्ट्रक्चर में, तो आप देख सकते हैं नीचे स्काई ब्लू कलर में जो आपको बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो फाउंडेशनल स्टेज पर जब होगा तब कहीं ना कहीं वो क्लास 1 और 2 की पढ़ाई कर रहा होगा। कहीं ना कहीं शुरुआती 3 वर्ष जो हैं वो उसके आंगनवाड़ी या हम कह सकते हैं बाल वाटिका या प्री स्कूल जिसे हम कहते हैं, जो प्री स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मदर टंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसकी मातृभाषा को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इस लेवल पर कराई जाएगी। इसके बाद जो आगे के क्लास 3 to 5 यानी 3rd स्टैंडर्ड से 5वीं कक्षा तक का जो सफ़र होगा ये बहुत अहम होने वाला है। यहाँ पर बच्चा 8 साल से 11 साल का होता है और इस स्टेज पर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रिपरेटरी स्टेज जो है बनाया गया है। और यहाँ पर प्लेफुल डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टेज तो बहुत अहम है ही, यहाँ तक हम एक स्टूडेंट को बिल्डअप कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक आयु जो है बच्चे की 11 साल की होने के बाद कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए सक्षम बन जाता है, और वहां से ही इस नई एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th स्टैंडर्ड के बाद जब वो 6ठी कक्षा में आएगा तो 3 साल की ये जो स्टडी है ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। तो आने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पढ़ाई करेंगे जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे एकेडमिक स्ट्रक्चर में नहीं था, और यही इस पॉलिसी को बहुत मजेदार बनाता है। 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक एक मिडिल स्टेज बनाया गया है जहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, साइंस में, मैथमेटिक्स में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में एंड ह्यूमैनिटीज में। कहीं ना कहीं ये कुछ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स जो होंगे इसके बारे में रूबरू कराया जाएगा बच्चों को, और ये 6 से 8वीं क्लास तक जो पढ़ाई होने वाली है ये बहुत ज़बरदस्त होगी। कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, अगर बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उसे पेंटर्स के पास इंटर्नशिप कर सकता है, कहीं ना कहीं अगर वो कैलकुलेशंस में अच्छा है तो मैथमेटिक्स के अंदर वो इंटर्नशिप कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 6 to 8 स्टैंडर्ड का पीरियड होगा, ये बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और इसके बाद जो क्लास 9 to 12 का ये जो नया सेक्शन 4 साल का बना दिया गया है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसे हम सेकेंडरी नाम देंगे। और ये जो सेकेंडरी सेक्शन होगा इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी, और सबसे अहम बात स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज तक हम देखते आ रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम में बांट दिया जाता है। हमें चुनना होता है कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। हमें कई बार हम जो स्ट्रीम लेते हैं उसके अलावा के सब्जेक्ट्स के बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड, आपके पिछले वर्षों के आपके बिहेवियर पर बेस्ड आप खुद ये चुन पाएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अभी तक इस पे जो क्लैरिटी हुई है उसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम की तरह अब स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, कुछ इसे स्क्रैप कर दिया गया, और कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो मैथ्स चुने, अगर उसे लगता है नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो इंग्लिश को सिर्फ एक विषय की तरह शुरुआती जो स्टेजेस हैं उसमें पढ़ के छोड़ सकता है। कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज के साथ साथ स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत फोकस दिया जाएगा। अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट को चुनना चाहता है और पढ़ने में रुचि रखता है तो वो उसे चुन सकता है। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट आर्ट्स का है लेकिन उसे लगता है फिजिक्स भी मेरे काम की हो सकती है, मैं फिजिक्स चुनना चाहता हूँ, तो वो चुन सकता है। ऐसी ये पॉलिसी बनाई गई है कि सब्जेक्ट जो है उसका चॉइस स्टूडेंट के ऊपर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों पहले जो 10+2 हम कहते थे उसकी जगह पर अब
5+3+3+4 का फॉर्मूला गढ़ा गया है और इसी को हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा बदलाव मानते हैं। 5+3+3+4 यानी 3 इयर्स जो होंगे शुरुआत के वो आंगनवाड़ी प्री स्कूल की तरह होंगे, उसके बाद क्लास 3 to 5th यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा जो होगी वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी। 6ठी से 8वीं में वो बहुत कुछ मज़ेदार सीखने वाला है, इंट्रोडक्शन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो जानेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, वो समझेगा कि कौन से सब्जेक्ट में उसे अच्छा लग रहा है पढ़ना, उसे समझ में आ रहा है, उसे कोडिंग सिखाई जाएगी जो बहुत अहम मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा बदलाव है। आज के इस नए दौर में भारत को अगर एक देश की तरह मजबूती से खड़े रहना है पूरे वर्ल्ड के सामने जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। 6ठी कक्षा से ही कोडिंग, कंप्यूटर नॉलेज, टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए ये पॉलिसी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। साथ ही साथ 6ठी से 8वीं कक्षा के बाद जब आगे बढ़ेगा बच्चा 9वीं से 12वीं तक का ये जो पूरा साल होगा, 4 साल का ये पीरियड, ये बहुत अहम होगा जहां वो खुद अपने चुने हुए सब्जेक्ट्स पर मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेजर चेंज है इस पॉलिसी द्वारा लाया गया। तो ये चेंज के साथ हम अब से कुछ सालों में बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर करिकुलम की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रिडक्शन होगा करिकुलम में, कोर एसेंशियल्स पर ध्यान दिया जाएगा, बैग्स उतने वजनदार नहीं होंगे जितने अभी हुआ करते हैं, आगे जाकर टेक्स्ट बुक से या रट्टा मार पढ़ाई नहीं होने वाली है, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होगा, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, बच्चों के सवालों को प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी आप खुद अनुभव करेंगे और पढ़ेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप पढ़ेंगे। फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज इन क्लासरूम फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड डीपर स्टूडेंट लर्निंग। कुल मिलाकर के मैं जब ये पढ़ रहा हूँ और इसे समझ रहा हूं कल से ही, तो मैं समझ सकता हूं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन वाकई में इसी प्रकार से हुआ, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, छोटे लेवल तक यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस ने इसे अपनाया सही ढंग से, तो ये भारत की काया पलट कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज के इस दौर में भारत के विद्यार्थी दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, अगर इस पॉलिसी को सही ढंग से अपनाया गया तो दूसरे देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। दोस्तों ये कुछ खास और बातें हैं जहाँ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ और वेलबींग पर भी ध्यान दिया गया है। मैंडेटरी होगा हर स्टूडेंट को स्किल्स एक्वायर करना, कहीं ना कहीं हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हुए, जो अभी तक नहीं था। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या डिसेबिलिटी होती है किसी चिल्ड्रन में या किसी बच्चे में, तो उस पर उतना फोकस नहीं हो पाता, उसकी हेल्थ के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ये पॉलिसी फोकस करेगी। और नए जब एजुकेशन के ये प्लान पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो इन हेल्थ चेकअप्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इनोवेटिव पेडागॉजी, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। खास बात यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में भी बताया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चा खुद अनुभव करेगा उन चीज़ों का और उससे सीखेगा। इक्वल वेटेज दिया जाएगा, कहीं पे भी कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा जो करिकुलर, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो कुछ ज़्यादा सेपरेशन नहीं होगा, हर चीज़ को उतना ही अहमियत दिया जाएगा, स्पोर्ट्स को भी उतनी अहमियत दी जाएगी और पढ़ाई को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। बैगलेस डेज भी होंगे। जी हाँ, आपके एकेडमिक ईयर के अंदर आपको बिना बैग के भी कई बार कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पर एक्टिविटीज होंगी जो आपके माइंड को और ज्यादा स्किलफुल बनाएंगी। और कहीं ना कहीं यूज ऑफ इंटीग्रेशन, या हम कह सकते हैं यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो होगा, कहीं ना कहीं नई तकनीकों को अपनाकर, नए टेक्नोलॉजी को आपके जीवन में डालते हुए आपके ज़िंदगी को सुनहरा बनाने की ये कोशिश करेगी। दोस्तों टेक्स्ट बुक्स विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। अब आपके मन में सवाल होगा, हमारा सिलेबस तो अभी चेंज हुआ है, हमारा सिलेबस तो अभी नई टेक्स्ट बुक्स आई हैं। जो भी है दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर एक बार नए बदलाव के साथ नई टेक्स्ट बुक्स आएंगी। और कहीं ना कहीं खासियत ये है कि स्टेट्स को रीजनल लेवल पर अपने हिसाब से बुक्स बनाने की छूट दी गई होगी। स्टेट्स टू प्रिपेयर देयर ओन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स इनकॉर्पोरेटिंग स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल एज नीडेड। यानी कहीं ना कहीं राज्य जो अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए, अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए भी टेक्स्ट बुक्स बनाएंगे, लोकल फ्लेवर को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की ताकत उसका कल्चर है, उसकी संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर को जिंदा रखते हुए टेक्स्ट बुक्स बनाई जाएंगी। साथ ही साथ कंसर्टेड एफर्ट्स
या through suitable changes in curriculum and pedagogy to significantly reduce the weight of school bags and textbooks। कहीं ना कहीं जो बोझ, जो भार हम टेक्स्ट बुक्स का उठाकर, बड़ी बड़ी किताबों का उठाकर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, उसे ड्रास्टिकली कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एंड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ फ्री डिजिटल वर्जन ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म, यानी हर बुक का एक डिजिटल वर्जन होगा जो भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल किया जाएगा। दोस्तों एक और खास बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, छठी कक्षा से ही कोडिंग को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कंप्यूटराइज्ड पढ़ाई जो होगी वो होगी, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग को हमारे करिकुलम में डाल दिया जाएगा। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडिल स्टेज। जो मिडिल स्टेज मैंने आपको बताया वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हर बच्चा एप्स बनाना, मोबाइल फोन पे एप्स कैसे बनते हैं, कंप्यूटर वर्जन सॉफ्टवेयर कैसे बनती है, ये सब चीजें छोटे उम्र में ही सीखना शुरू कर देगा और ये बहुत मजेदार होगा भारत की एक जबरदस्त पीढ़ी तैयार करने में। और इसीलिए मैं समझता हूं ये जो होगा ये बहुत जबरदस्त फेज होने वाला है अगर इस नीति को सही तरीके से अपनाया गया। दोस्तों लैंग्वेजेस के बारे में भी अगर बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को यहाँ पर अपनाया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज। यानी कहीं ना कहीं प्राधान्य दिया गया है लोकल भाषाओं को, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी भाषाएं हैं, इन्हें प्राधान्य मिलेगा। कहीं ना कहीं कम से कम 5वीं कक्षा तक तो मदर टंग यानी आपकी लोकल लैंग्वेज का उपयोग किया जा सकेगा। द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, हमारा देश भाषाओं का देश है, कहीं ना कहीं उन्हें हम भूलने वाले नहीं हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इसीलिए द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट, हर छात्र को उसमें ध्यान देना होगा। 3 लैंग्वेजेस टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट एंड यूटीज। तो कहीं ना कहीं जो है 3 भाषाओं में प्रभुत्व हर बच्चे का होना चाहिए। हर भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, कम से कम 3 भाषाएं एक बच्चे को आए, इतना जो ध्यान है वो इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए रखा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए होंगे हर क्लासिकल लैंग्वेज के और कहीं ना कहीं बच्चा उनसे चुन पाएगा और उस तरह से वो एजुकेशन अपना हासिल कर पाएगा। अब महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, जो सवाल आपके मन में है, जो अभी बच्चे 10वीं में हैं, जो अभी बच्चे 12वीं में हैं, कल से ही एक हो हल्ला मचा कर बैठे हैं कि यार मेरा बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है रद्द हो गई हैं 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम, तो क्या होगा उसका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि कैसे ये नीति इंप्लीमेंट होने वाली है, कैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है। इससे आपके सभी जो सवालों का जवाब है वो आपको मिल जाएगा। गोल्स एंड टाइमलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन। आप जो अभी 10वीं में हैं, आप जो अभी 12वीं कक्षा में हैं, आपका बोर्ड एग्जाम होगा ही होगा। आपको इस साल बोर्ड एग्जाम देना ही है, तो तैयारियां कीजिए। वीडियो अभी ही यहाँ से बंद कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका फ्यूचर भी आपको देखना है। 12वीं के बाद आप 13वीं में भी पढ़ने वाले हैं, 10वीं के बाद 11वीं में भी आने वाले हैं और उसमें आप पर ये नई नीति जो है वो लागू होगी कहीं ना कहीं। तो इसे आगे तक देखिए और समझिए कि कैसे ये नीति अप्लाई होने वाली है। दोस्तों ये है टाइमलाइन, और इसको अगर आप समझ गए तो आप ये पॉलिसी किस तरह इंप्लीमेंट की जा रही है सरकार द्वारा वो समझ जाएंगे। दोस्तों अभी वर्ष है हमारा एकेडमिक ईयर 2020-21 और आप देख सकते हैं इस टाइमलाइन में कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पॉलिसी को 2021-22 से इंप्लीमेंट करने वाली है। तो बेसिकली बहुत फंडा क्लियर है। इस साल जो 10वीं में हैं बच्चे, जो 10th की पढ़ाई शुरू कर दी है जिन्होंने, जो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आपको करनी है, आपका बोर्ड एग्जाम होने ही वाला है। इसके अलावा मैं खास बात आपको बता दूं दोस्तों, अगले साल भी बोर्ड एग्जाम बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझिए इसको और इसकी टाइमलाइन को। दोस्तों 2020-21 अभी चल रहा है, 2021-22 में क्लास 9th से बड़ा बदलाव शुरू होगा। मतलब जो 21-22 का बैच होगा 9th स्टैंडर्ड का, वो नए पॉलिसी के हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा। समझिए कि नहीं। जो 2021-22 में बच्चे 10th में होंगे उन्हें भी बोर्ड एग्जाम देना होगा। यानी 2021-22 में 9th में चेंज आएगा और यही बैच जो आगे बढ़ता होगा, यही बैच हर बार बदलाव फेस करेगा और फिर धीरे धीरे ये बदलाव जो है हर बैच पर इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2021-22 में जो बच्चे 9th में होंगे उन्हें नई स्ट्रीमलाइन मिलेगी। 2022-23 में वो 10th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे और नए तरीके से, नए पैटर्न से, नए तरीके से एग्जाम अपीयर करेंगे, जो कि सेमेस्टर पैटर्न बनाया गया है। आपको वार्षिक जो है वो पूरा
जो बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं देना है, आपको कहीं ना कहीं साल में 2 बार एग्जाम्स देने हैं सेमेस्टर वे में, यानी 9th का पहला सेमेस्टर, 9th का दूसरा सेमेस्टर, फिर 10th का पहला सेमेस्टर, 10th का दूसरा सेमेस्टर, फिर 11th का पहला सेमेस्टर, 11th का दूसरा सेमेस्टर। इस तरह से जो है सेमेस्टर पैटर्न की पढ़ाई होने वाली है। तो 9th क्लास से ये बदलाव शुरू होगा, वो भी 2021-22 में। 2021-22 में ये बदलाव शुरू होगा। फिर 10th में वो बच्चे जाएंगे, वो 10th का एग्जाम भी नए पैटर्न से देंगे। वही साल के बच्चे जो हैं 11th में जब पहुंचेंगे 2023-24 में, तो वो नए तरीके से 11th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। जब वो बच्चे 12वीं में पहुंचेंगे तब नए पैटर्न से बोर्ड एग्जाम शुरू होगी। यानी 12वीं के जो अभी बच्चे हैं उनका तो सवाल ही नहीं होता, आपको बोर्ड एग्जाम देना ही है। जो दूसरे बैचेस के बच्चे हैं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 2024-25 से 12th का बोर्ड पैटर्न चेंज होगा। 2024-25 से, क्योंकि ये जो बदलाव है ये अभी 9वीं में आ रहा है 2021-22 से। तो जब ये बैच पहुंचेगा 2024-25 में, वो हमारा पहला बैच होगा जहां 12th स्टैंडर्ड के नए पैटर्न की शुरुआत होगी, 12th के बोर्ड एग्जाम के नए पैटर्न की शुरुआत होगी। तो ये समझ लीजिए टाइमलाइन, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी जो 10वीं में बच्चे हैं, जो अभी 12th में बच्चे हैं, उन्हें बोर्ड एग्जाम देना ही है। इनफैक्ट जो अगले साल भी 10वीं देने वाले हैं उन्हें भी बोर्ड एग्जाम देना होगा। तो कहीं ना कहीं 2021-22 से 9th स्टैंडर्ड में यह बदलाव शुरू होने वाला है। और उसी तरह अगर आप देखें ऊपर की तरफ, तो इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 year ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड 3 month प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर क्लास 1 स्टूडेंट्स, ये फेज 1 भी 21-22 से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ एक्सपांशन ऑफ 1 year ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज, ये फेज 2 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और इस नए करिकुलम की ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, ये है हमारी नई शिक्षा नीति। मैं फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, अशिक्षित को शिक्षा मिले, अज्ञानी को मिले ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। और इसी नीति को अपनाकर हमारा देश महान बन सकता है अगर इसे ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे फिर एक बार नए वीडियो में। हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।